महाराष्ट्र चुनाव से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी की गई है। 23 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, यानी कि इस लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम बताए गए हैं। कांग्रेस ने अब तक कुल 71 उम्मीदवारों को उतारा है। जलगांव से स्वाति वाकेकर कांग्रेस उम्मीदवार और भूसावल से राजेश तुकाराम कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। उकोट से महेश गंगाने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम सामने आया है। और अगर बात करें नागपुर दक्षिण की, तो वहां से गिरीश पांडव कांग्रेस प्रत्याशी का नाम सामने आया है। तो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर हम आपको एक बार फिर से बता दें कि नागपुर दक्षिण से गिरीश पांडव का नाम सामने आया है। और अगर बात करें अकोट से, तो अकोट से महेश गंगाने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सामने आएंगे। भूसावल से राजेश तुकाराम कांग्रेस उम्मीदवार, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है इस लिस्ट में। और जलगांव से स्वाति वाकेकर ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है। तो कांग्रेस ने अब तक 71 उम्मीदवारों को उतार दिया है और 23 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है अब जारी कर दी गई है। ये कांग्रेस की दूसरी लिस्ट है। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। और शिवसेना उद्धव गुट की दूसरी लिस्ट जारी। शिवसेना उद्धव गुट की दूसरी लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं। धुले शहर से अनिल गोटे को टिकट दिया गया है, जबकि भायखला से मनोज जामसुतकर उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें वडाला की, तो वडाला से श्रद्धा श्रीधर यादव को टिकट दिया गया है। बुलडाना से जयश्री शेलके का नाम सामने आया है, यानी कि बुलडाना से जयश्री शेलके को टिकट दिया गया है। तो श्रद्धा श्रीधर वडाला से उनको टिकट दिया गया है, श्रद्धा श्रीधर यादव को। और इसके अलावा अगर बात करें मनोज जामसुतकर की, तो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, गोटे से उनको टिकट दिया गया है। गोटे भायखला से मनोज जामसुतकर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा धुले शहर से अनिल गोटे को टिकट मिला है। तो 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से दूसरी लिस्ट ये जारी की गई है, जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ा इलेक्शन ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या इनपुट मिल रहा है? देखिए, अगर आप देखें तो कांग्रेस ने भले आज दूसरी लिस्ट जारी कर दी हो जिसमें 23 उम्मीदवार हो और उनकी संख्या यानी कांग्रेस अभी तक 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी हो, लेकिन सवाल ये उठता है और दर्शकों के मन में सवाल ये होगा कि क्या महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक है? दरअसल कल एक सीईसी की मीटिंग हुई थी कांग्रेस ऑफिस में और बताया ये जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक जो राहुल गांधी हैं वो उस मीटिंग से नाराज होकर चले गए। उसके पीछे की वजह भी है, उसके पीछे थोड़ा सा पहले आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा। आपको नाना पटोले साहब का एक बयान याद होगा जिसमें नाना पटोले साहब हमेशा ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यही बात कांग्रेस की तरफ से हमेशा कही जाती रही कि वो बड़े भाई की भूमिका अदा करेगी। इसी बीच हरियाणा चुनाव के नतीजे आए जिसमें कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, जिसके बाद एक बार फिर से जो बार्गेनिंग थी वो शुरू हुई। कुछ दिन पहले भी आपको ध्यान में होगा, 2 दिन पहले कि शरद पवार को रेफरी का काम करना पड़ा और एक मंच पर कांग्रेस को और इसके अलावा उद्धव ठाकरे की यूबीटी को एक साथ लेकर आना पड़ा, आपस में समझौता कराया गया। अब जो समझौता हुआ उसके मुताबिक सभी 85 सीटों पर लड़ेंगे और इस बात से जो राहुल गांधी थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक तरीके से जो बात है कांग्रेस की वो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उन्होंने नहीं रखी। नाना पटोले साहब को रिप्लेस कर बाला साहब थोराट को लाया गया। बाला साहब थोराट बार्गेनिंग कर रहे थे लेकिन सीटें जो कांग्रेस की थी वो कम हो गई। दूसरी सबसे अहम बात इसमें यह है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर शिवसेना यूबीटी को यानी उद्धव गुट की शिवसेना के जो कैंडिडेट थे उनको अच्छे खासे वोट मिले थे। शिवसेना का यह कहना था, उद्धव ठाकरे गुट का, कि हमारे जो विधायक हैं यानी जो हमारे उम्मीदवार होंगे विधानसभा के लिए
वो उन्हीं मुस्लिम बाहुल्य सीट से लड़ेंगे। कांग्रेस का ये कहना था भाई ये तो हमारी वोट बैंक है, आप वहां पर क्यों लड़ेंगे? तो इसको लेकर भी व्यापक मंथन रहा। इसलिए आपको ध्यान में होगा कि विदर्भ की कुछ सीटें हैं, इसके अलावा मुंबई की कुछ सीटें हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई। तीसरी अहम बात कि आखिर बार्गेनिंग हो क्यों नहीं पाई, कांग्रेस के हिस्से में कम सीटें क्यों गई, यही सवाल राहुल गांधी पूछ रहे थे। प्रदेश स्तर के जो नेता थे उन्होंने कांग्रेस को वहां पर बड़े भाई की जगह समानांतर लाके खड़ा कर दिया। इस बात से राहुल गांधी बेहद ज्यादा नाराज थे। तो इसलिए कयास ही लगाए जा रहे हैं कि क्या महाविकास आघाड़ी में जो तस्वीरें आती हैं कि हम साथ साथ हैं, क्या मतभेद मनभेद सब कुछ है या फिर केवल तस्वीरों में जो चीजें दिख रही हैं ये वाकई है? तो एक बड़ा मुझे लगता है कि इसका जो गेन है वो महायुति को मिलेगा। टक्कर किससे है? महायुति से। महायुति का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी, इसके अलावा शिंदे की शिवसेना, इसके अलावा जो एनसीपी है पवार साहब की, तो उनकी अपने टिकट के बंटवारे पहले हो गए थे। सबसे पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, उसके बाद शिंदे गुट ने ऐलान किया, उसके बाद फिर पवार गुट ने ऐलान किया। तो उनकी तरफ से जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल क्लियर चल रही है। दूसरी तरफ हम महाविकास आघाड़ी महागठबंधन की बात करें तो वहां पर जो तालमेल है उसका अभाव हमें साफ देखने को मिल रहा है। अब एक जो पशुपेश है वो कार्यकर्ताओं के मन में भी है, क्योंकि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की बात करें तो इनके जो कार्यकर्ता रहे हैं एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी को अगर एक साथ ला भी दें, चूंकि कांग्रेस से निकली हुई पार्टी एनसीपी है, फिर भी शिवसेना और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं दोनों अलग अलग विचारधारा हुए हैं। तो उन सभी को एक पटल पे लेके आ पाना, कुछ कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने ये सोच के रखा था कि पर्टिकुलर अमुक सीट पर वही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो सीट जो है वो शिवसेना यूबीटी के ग्रुप में जाती है यानी उद्धव गुट के उसमें जाती है। तो इससे नाराजगी बहुत ज्यादा है। तो अब देखना ये होगा कि अभी कुछ सीटें और हैं, तकरीबन 30 के करीब सीटें और हैं जिन पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। वो पेच फंसा हुआ है। राहुल गांधी अपने नेतृत्व को यही कह रहे हैं, यानी बाला साहब ठोराट को ये कह रहे हैं कि आप एक बार फिर से जाइए, बार्गेनिंग करिए ताकि हम बड़े भाई की भूमिका में आए। अब देखना ये होगा कि बड़े भाई की भूमिका में ये आते हैं या फिर सभी समानांतर होकर चुनाव लड़ते हैं। जी आशीष, अगर कांग्रेस की बात करें, अगर किसी भी पार्टी की अमूमन बात करें तो जहां पर भी अंदरूनी कलह दिखती है वो पार्टी उस राज्य में गिरती हुई दिखाई देती है, और कांग्रेस को अभी तक तो भली भांति ये चीज समझ जानी चाहिए थी। नहीं, देखिए सबसे अच्छी बात तो आपने ये सवाल बड़ा बढ़िया पूछा। कांग्रेस ये बात समझ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई वो इसी वजह से तो हुई। क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि हुड्डा साहब खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगे, दूसरी तरफ शैलजा जी का गुट अलग तौर पे काम कर रहा था। ये कहा जाने लगा कि जो 90 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 75 से ज्यादा सीटों का जो बंटवारा है वो खुद हुड्डा साहब ने किया। ठीक वही चीज महाराष्ट्र में जब देखने को आई, इसी बात से तो राहुल गांधी की नाराजगी है। नाराजगी उनकी इसी बात से है कि जो हरियाणा में हुआ वो चीज महाराष्ट्र में भी रिपीट होती दिख रही है। तभी राहुल गांधी बीच मीटिंग को छोड़कर चले गए और बाला साहब ठोराट को उन्होंने कुछ कहा भी, हालांकि ये सूत्रों के हिसाब से खबर है, लेकिन हाँ नाराजगी जरूर जताई, क्योंकि राहुल गांधी का किसी के मीटिंग को बीच में छोड़कर जाना, नाराजगी जताना, ये कहना कि हमें कम सीटें मिली, हमें वो सीटें नहीं मिले जो सीटें हम चाहते थे, बार्गेनिंग सही से नहीं हुई, सही से अपनी बातों को नहीं रखा गया, सही से सहयोगी दलों को नहीं मनाया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जनता के सामने भी है। जनता भी ये देख रही है कि महाविकास आघाड़ी में भले ये गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन की जो गांठें हैं वो धीरे धीरे खुल रही हैं। जी, यानी कि संगठन की मजबूती एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है। देखिए जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपको बीजेपी जैसी पार्टी को हराना है, और बीजेपी संगठित पार्टी है, संगठित होकर चुनाव लड़ती है, उनका एजेंडा बेहद क्लियर होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस की लहर थी। लोग ये बता रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, जो एग्जिट पोल आए वो कांग्रेस के फेवर में आए, ओपिनियन पोल कांग्रेस के फेवर में आए, लेकिन बीजेपी ने उस पूरी लड़ाई को ओबीसी बनाम जाट बना दिया। और सबसे अहम बात है कि जाट जो वोट बैंक है वहां भी सेंध करने में बीजेपी जो है वो सफल हो गई, और कांग्रेस उन सीटों को भी नहीं बचा पाई जहां पर उन्हें लग रहा था कि ये सीटें उनके खाते में आ जाएगी।
उसके पीछे वजह भी थी कि जो दलित वोटर थे वो नाराज हो गए थे। शैलजा जी को वो जगह नहीं दी गई टिकट बंटवारे में जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। शीर्ष नेतृत्व को पहले समय रहते हुए अगर इसमें दखल दिया होता जिस तरह से महाराष्ट्र में दे रहे हैं, तो शायद हरियाणा में चुनाव के परिणाम अलग होते। यही वजह है कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा की टिकट वितरण की भी बात चल रही है, तभी शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से दखल दे रहा है, सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है। लेकिन नाराजगी तो है। नाराजगी इस बात से है कि हमें हमारी पसंदीदा सीटें का मतलब यहां पर यह है तमन्ना कि वो सीटें जहां से जीतने की संभावना 99% हो, यानी वहां से कैंडिडेट अगर हम उतारते हैं तो वो जीते ही, क्योंकि संख्या बल ही तो तय करेगा। अगर मान लीजिए कि एक बार को महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में बनती है, तो वो संख्या बल ही तो तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। शरद पवार साहब का भी नाम फ्लोट किया जा रहा है, इधर उद्धव साहब का भी नाम फ्लोट किया जा रहा है, कोई नाना पटोले साहब का नाम फ्लोट कर रहा है, कोई बाला साहब थोराट का नाम फ्लोट कर रहा है। तो ये तो बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग कई सारे जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो खड़े हो रहे हैं। इसलिए सीटें कौन कितनी जीतेगा वो निर्णायक भूमिका में होगी। दूसरी तरफ आपकी लड़ाई किससे है? एक संगठित पार्टी से, जिसने साफ कह दिया कि ठीक है उन्होंने शिंदे गुट को सीटें कम दी, बीजेपी बड़ा भाई है, लेकिन वो ये कह रही है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो छोटा भाई जो हमारा है यानी एकनाथ शिंदे जो होंगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी एक तरफ वो संगठित होकर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये संगठित होने का दिखावा कर रहे हैं। दरअसल वजह जो सामने निकल कर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल। और अगर आप देखिए शीर्ष नेतृत्व भी अगर इस तरह से बागी होता हुआ दिखाई देने लगा तो फिर आगे क्या होगा? आप जितने भी उम्मीदवारों को उतारा गया है, कांग्रेस ने अब तक कुल 71 उम्मीदवारों को उतार दिया है, इन उम्मीदवारों को आप किस तरह से देखते हैं? और अगर समीकरणों की बात करें तो क्या समीकरण आपको दिखते हैं? देखिए अभी कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार हैं, टोटल अभी तक 71 उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन जो सूत्र हैं कांग्रेस के वो ये बता रहे हैं कि कई ऐसी पसंदीदा सीट थी जो कांग्रेस को चाहिए थी, वो कांग्रेस को नहीं मिल पा रही है। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि महाराष्ट्र की जो कांग्रेस की यूनिट है वो किस तरह से काम कर रही है। एक बड़ा नाम जिशान सिद्दीकी, उनको कांग्रेस अपने साथ रख नहीं पाई, वो जाकर फिर इधर दूसरे यानी महायुति में जाकर शामिल हो जाते हैं और एनसीपी जो है पवार साहब वाली वो उनको टिकट दे देती है। तो अब आप देखिए कि किस तरह का समीकरण वहां बन रहा है। ये वो सीटें हैं, बांद्रा की वो सीट है जहां से जिशान सिद्दीकी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। वो कैंडिडेट्स को अगर कांग्रेस खोने लगेगी या ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रख पाएगी तो इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। मुंबई की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं हुआ, चाहे भाईखला हो चाहे दूसरी जगह हो, जहां पर शिवसेना उद्धव गुट को यह लगता है कि नहीं उनका जो परिवार है, उनके जो लोग हैं कैंडिडेट हैं वो जीतेगा। कांग्रेस को लगता है ये तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वो जीतेंगे। तो अब ऐसी सीटों पर जो समीकरण है, खासकर विदर्भ और मुंबई की बात करें तो यहां सीटों पर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है। लेकिन बात महायुति की करें तो चाहे अजीत पवार साहब हो, चाहे शिंदे साहब हो, चाहे उसके अलावा बीजेपी हो, उनकी तरफ से कैंडिडेट डिक्लेयर किए जा चुके हैं। आपस में जरूर कुछ वहां पर बागी हैं जिनको लेकर अमित शाह ने परसों एक मीटिंग भी की थी और यह भी कहा था कि जो बागी हैं हमारे पार्टी के, चाहे एनसीपी के हों, अजीत पवार साहब की पार्टी के हों, चाहे एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी के हों या बीजेपी के हों, उनको मनाने की कोशिश की जाए कि वो निर्दलीय जाकर चुनाव ना लड़ें। अगर निर्दलीय जाकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका खामियाजा जो है वो महायुति गठबंधन को उठाना होगा। तो बीजेपी ऐसे स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, यानी महायुति इस तरह की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में जो पहले का गठबंधन है अभी तक सीटों पर तालमेल नहीं हो पाया। 277 विधानसभा की सीटें हैं, नॉमिनेशन का दिन करीब आता जा रहा है, फाइनल नॉमिनेशन का, अभी तक सीटों पर कौन उतरेगा 30 सीटों पर वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।